Hello everyone, welcome. I am Manish Kumar Sahu, your physics teacher. Today I will teach you the most important topic of electrostatics, that is Coulomb's law. Okay. Coulomb's law start करने से before the start of my lectures, I will explain what is the meaning of electrostatic. Electrostatics. If you look these words, then it is the combination of two words. बेसिकली कुलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक टॉपिक्स है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है पहले मैं ये बताता हूँ आपको. ओके, दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड का मीनिंग है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रो, सेकेंड इज स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ इलेक्ट्रो इज चार्ज. स्टैटिक दैट मीन्स विच आर एट अ रेस्ट. रेस्ट का मतलब क्या है? नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर कोई टाइम के साथ मूव नहीं करेगा तो उसे क्या बोलोगे आप? रेस्ट बोलोगे. ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स इन विच द चार्जेस आर एट अ रेस्ट कंडीशन. तो देखो, चार्ज अगर रेस्ट कंडीशन में है और उसकी स्टडी आप कर रहे हो तो समझ जाना कि आप किस पार्ट की स्टडी कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स व्हेन द चार्ज आर एट अ रेस्ट कंडीशन. अगर चार्ज रेस्ट कंडीशन में है देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडेड अस. ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. याद रखना, कभी भी जो चार्ज है अगर रेस्ट कंडीशन में है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? द एरिया सराउंडेड द चार्ज पार्टिकल्स विच हैव द सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. ठीक है, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स. मैंने इजी लैंग्वेज से समझाता हूँ. देखो, अगर ए है, अगर बीच में एक डॉगी है, कुत्ता है, तो उसके चारों तरफ के एरिया क्या बोलते हो आप? कुत्ते का एरिया बोलते हो. डायलॉग भी है, कुत्ते का क्षेत्र. ठीक है. अब देखो, कुत्ते की एरिया, इसका मतलब ये है जी कि इस कुत्ते के चारों तरफ कुत्ते का प्रभाव होता है. अगर आप गलती से भी इसके अंडर में जैसे ही इंटर किए ना, तुरंत आपके दिल में धक 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 चालू हो जाएगा. अरे कहीं से कुत्ता आक्रमण तो नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि ये एरिया किसका है? कुत्ते का एरिया है. और इस पूरी एरिया में कुत्ते का प्रभाव भी है. जस्ट लाइक इस क्षेत्र को क्या बोलते हो आप? ये कुत्ते का क्षेत्र है. ठीक है, वो एरिया कुत्तों का एरिया है, ऐसा बोल देते हो. लाइक दिस यहाँ भी है कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल आप एक पॉइंट पे रखे हो, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उस चार्ज पार्टिकल का प्रभाव होगा, उस क्षेत्र को क्या बोलोगे? विद्युत क्षेत्र कहते हैं. ओके. अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट, ये तो अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा. अगर चार्जेस मोशन में होंगे ना, व्हेन द चार्ज एट अ मोशन कंडीशन, उस कंडीशन में वो विद्युत क्षेत्र तो करंट प्रोड्यूस करेगा. ओके, अगर चार्ज मोशन में होगा. टुडे आई विल टीच यू अबाउट द कुलॉम्स लॉ. ठीक है. अब देखो, कुलॉम्स लॉ बेसिकली होता क्या है, इसको कौन दिया है? तो इसके साइंटिस्ट का नेम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम्स. देखो, नाम बड़ा बड़ा सा लग रहा है ना. ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम्स. आपको इतने बड़े नाम से याद रखने की जरूरत नहीं होती है, बस कुलम्स याद रख लो. तो देखो, कुलम्स इट इज द ग्रेट फिजिक्स साइंटिस्ट. ओके, तो इन्होंने कुलम्स लॉ दिया था, तो इनकी रिस्पेक्ट में एज अ ऑनर बोल सकते हो, 1908 में यूनिट ऑफ चार्जेस कुलम्स डिसाइड कर दिया गया. ठीक है, तो इन्हीं के नेम पर कुलम्स, जो आप जिसका साइंस ही होता है चार्ज का, ये कुलम्स ना बेसिकली कुलम्स चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम्स के नाम पर ही रखा गया है. ओके. देन अब देखो, इट इज द कुलम्स लॉ दैट मीन्स विच आर नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यदि कोई नियम समय के साथ चेंज नहीं होता है तो वो लॉ है. तो कुलम्स लॉ फिक्स लॉ है. तो कुलम्स लॉ का बेसिक मीनिंग क्या है? अब देखो, इसको समझने से पहले ये चीज देखना कि कोई भी साइंटिस्ट जब कभी कोई नियम बनाता है जी, तो ऐसा नहीं है कि फोकट का बनाएगा, कुछ ना कुछ उसका एम होगा तो ही वो नियम बनाएगा. अब देखो आप ध्यान से कि कुलम्स लॉ को बनाने के पीछे इनका क्या एम था. तो सबसे पहली बात ये हुआ कि आप देखो, चार्ज पार्टिकल है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि व्हेन द बोथ टू लाइक चार्ज हैं, अगर दो लाइक चार्ज है, सेम चार्ज है, इसको क्या बोलते हो आप? लाइक चार्ज. ठीक है. यदि दो लाइक चार्ज अगर एक साथ हैं, तो मैंने बोला था कि इनके बीच में एक फोर्स काम जनरेट होता है, दैट इज अ रिपल्सन फोर्स. रिपल्सन फोर्स बोला था मैंने. अब देखो, ये फोर्स है इनके बीच का. अब ये रिपल्सन फोर्स इनके बीच में जनरेट हो रहा है.
ठीक है। अब व्हाट द अमाउंट ऑफ रिपल्सन फोर्स, कितना फोर्स जनरेट हो रहा है। फिजिक्स में ऐसा नहीं बोला जाता है कि उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है, वो सिर्फ फिलोसफी हो जाएगा, नहीं। अगर प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है तो कितना बल कार्य कर रहा है, ये चीज जानना इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, वो बल कितना काम कर रहा है, इनके बीच का प्रतिकर्षण बल। ठीक है, ये फोर्स किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब इस चीज को समझने के लिए कूलम्ब्स लॉ स्टडी करनी पड़ेगी, या फिर फोर्स ऑफ ए रिपल्सन फोर्स हुआ, रिपल्सन फोर्स हुआ, या फिर अगर मान लो सपोज कर लो ये प्लस है माइनस है, इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, दैट इज ए अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल होगा। तो इस अब ये भी आकर्षण बल, तो इस बल का भी मान कितना होगा। देखो व्हाट एवर फोर्स आर लाइक अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अगर फोर्स लगता है उनके बीच में, चार्ज के बीच में, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी और किन किन चीज पर डिपेंड करेगी। इस चीज को समझने के लिए आप कूलम्ब्स लॉ को पढ़ना पड़ेगा। ओके, टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टे विथ मी, है ना। मैं आपको इसको डिटेल समझाता हूं क्या मीनिंग होता है। तो देखो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्यों दिया गया है, तो इट इज टेल्स अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। कभी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन अगर आपको स्टडी करनी होगी, देन आप कूलम्ब्स लॉ स्टडी करना। ओके, तो देखो कूलम्ब्स लॉ को के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, इसको मैंने डेफिनेशन समझाता हूं। द फोर्स ऑफ चार्जेस ड्यू टू अनदर चार्ज। देखो अगर सपोज दैट इट इज द फर्स्ट पॉइंट चार्ज Q1 and second point charge Q2 which are separated by the some distance, suppose the distance is r, ठीक है, which are separated by some distance r। मैंने क्या बोला, टू पॉइंट चार्ज आर केप्ट टुगेदर विद सम डिस्टेंस, ठीक है, r। तो देखो अगर फोर्स ऑन वन चार्ज, किसी भी एक चार्ज पर अगर फोर्स देखोगे ना, तो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज, इस पे इसके कारण फोर्स, ठीक है। और इस तो अगर हम देखें फर्स्ट पे सेकंड की वजह से, सेकंड पे फर्स्ट की वजह से जो फोर्स होगा, ये फोर्स क्या होता है, इस दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट होता है। अब इसको डिटेल समझना, देखो मैंने इसको डेफिनेशन समझाता हूँ, ठीक है। सपोज लेट Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्ज, सपोज दैट Q1 एंड Q2 आर ए पॉइंट चार्ज। उस केस में यदि Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज है, देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, ये है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनके बीच में जो फोर्स लगने वाली है, ये जो फोर्स है ये इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, सबसे पहली बात। अच्छा देखो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, तो मैथमेटिक्स फिजिक्स में ऐसा नहीं कि फार्मूला लिख दिया उसका मीनिंग हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता, इसका कुछ मीनिंग होते हैं। तो मैं मीनिंग समझाता हूँ क्या होता है, कि इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है ना, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। सपोज कर लो Q1 चार्ज 5 कूलम का है मैग्नीट्यूड, Q2 का चार्ज 5 कूलम का है, ठीक है। और एक केस में, केस फर्स्ट है ये, केस सेकेंड में अगर हम Q1 इक्वल टू 2 कूलम लेते हैं, Q2 इक्वल टू 2 कूलम्स लेते हैं, तो देखो क्या होगा, इस केस में Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई कितना मिल रहा है, 25 कूलम। फोर्स कितना होगा, 25 कूलम के इक्वल आएगा। और इस केस में दोनों का 4 कूलम आएगा फोर्स। दैट मीन्स फिक्स है कि इस केस में मैग्नीट्यूड हाई है, दैट मीन्स इस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, और इस केस में फोर्स की वैल्यू लो मिलेगी, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड हो गई इसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। जितना अधिक मैग्नीट्यूड मतलब जितना बड़ा चार्जेस, जितना अधिक चार्ज होगा उनके उन पर प्रेजेंस होगा, उनके बीच में फोर्स उतना ही अधिक होगा, चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन हो या रिपल्सन फोर्स हो। ओके, तो देखो सेकेंड केस में क्या बोलता है, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज एंटी प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन स्क्वायर, ए है, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखो दो टाइप के होते हैं, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि लेफ्ट साइड की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो राइट साइड की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। बट एंटी प्रोपोर्शनल में यदि इसकी वैल्यू आप इंक्रीज करते हो देन फोर्स डिक्रीज होगा, यदि इसकी वैल्यू डिक्रीज करोगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इसके बिहेवियर, उसको बोलते हैं एंटी प्रोपोर्शनल। यहां मीनिंग ये हुआ कि फोर्स लेंथ की एंटी प्रोपोर्शनल है। इसका मीनिंग समझना क्या होता है,
यदि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके फोर्स को, ठीक है, क्या करते हो आप, यदि फोर्स को इंक्रीज कर देते हो, सॉरी डिस्टेंस को, ठीक है, बढ़ा दिया मैं डिस्टेंस इतना कर दिया, तो देखो डिस्टेंस अधिक हो गया, यदि इनके बीच का डिस्टेंस को दूर कर दोगे तो उनके बीच का फोर्स डिक्रीज होगा ना, घट जाएगा, और यदि डिस्टेंस को पास कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्लियर है? तो सेम लाइक दिस है, यदि डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिए तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, और डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिए तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कॉमन सी चीज है जी, दो प्लस माइनस लाइक चार्जेस हैं, इनको यदि आप पास पास लाते हो तो ये ज़्यादा तेजी से आकर्षित होंगे, और यदि इनको दूर दूर रख देते हो तो ये आकर्षित तो होंगे लेकिन थोड़ी सी आकर्षण की शक्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इसके डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। बेसिकली कूलॉम्स लॉ इन्हीं दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब देखो, यदि हम इसको ध्यान से देखना चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप लिख सकते हो, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेसिकली यही मेन कूलॉम्स का लॉ है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो अब देखो यहाँ फोर्स इतना हो जाएगा, यदि मैं इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इतनी वैल्यू आएगी। व्हाट इज द K? इट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? द वैल्यू विच डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि कोई भी मान समय के साथ चेंज नहीं होता है तो समझ जाना दैट इज ए कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ना, एक कांस्टेंट की वैल्यू बेसिकली तो मन में आ रहा होगा सर कांस्टेंट है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है, बट इसकी वैल्यू ना चेंज होती है। इट इज डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मीडियम चेंज करोगे ना वैसे वैसे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ओके, तो ये वैल्यू मीडियम पे चेंज होगा, मीडियम के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो नेक्स्ट में देखना मीडियम के साथ ये वैल्यू कैसे चेंज होती है वो मैं दिखाता हूं। सपोज कर लो कि यदि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच का मीडियम, केस फर्स्ट में लेता हूं मैं, यदि इनका बीच का मीडियम वैक्यूम हो, आर एयर हो, ठीक है, यदि इनके बीच का मीडियम मतलब यहां से लेकर यहां तक दो चार्जेस के बीच का एरिया, यहां पास या तो एयर प्रेजेंट हो या कुछ प्रेजेंट ना हो, वैक्यूम हो। अब देखो एयर तो हवा तो आप जानते हो, लेकिन वैक्यूम समझ नहीं आ रहा होगा। देखो वैक्यूम क्या होता है, इट इज द मीडियम। यदि किसी भी, जैसे रूम है, आप जहां भी हो गए, अगर रूम से पूरे के पूरे 100% हवा को आप बाहर निकाल दो, ठीक है, यदि हवा को बाहर निकालोगे तो उस फील्ड, उस एरिया को बोलेंगे वैक्यूम, जहां कोई भी माध्यम प्रेजेंस नहीं होता है, दैट इज ए कॉल्ड वैक्यूम। तो यदि इनके बीच में क्या हो, एयर हो या वैक्यूम हो, इसके केस में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K की वैल्यू वेरीफाइड किया गया है, एक्सपेरिमेंटल के थ्रू फाइंड किया गया है, K इक्वल टू, ठीक है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखो ये इतनी वैल्यू होती है। आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर ये यूनिट कहाँ से आ गया? ये यूनिट बेसिकली आप याद नहीं करना है, इसको आप यहाँ से निकाल सकते हो। फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अभी बताया मैं। तो यहाँ से देखो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। देखो फोर्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और R डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर। चार्ज जिसका नाम पढ़ रहे हो उन्हीं के नाम पे रखा गया है, कूलम्स तो कूलम का कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इट इज द यूनिट ऑफ K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, तो इस केस में इसकी ये वैल्यू होती है। अब देखो यदि मैं केस सेकेंड लेता हूं, ठीक है, केस सेकेंड लेता हूं, यदि इसके बीच में, ऐसा तो नहीं जी कि ऑल टाइम इनके बीच का मीडियम क्या हो, कि मीडियम एयर ही हो, वैक्यूम हो, नहीं, इट इज डजंट डिपेंड ना, आपको प्रैक्टिकल करनी है। अगर आपने इसके बीच में वायु जल रख दिया, ग्लास रखा, दैट इज अ मीडियम, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, उस केस में देखो फॉर अदर मीडियम, ठीक है, किसी और माध्यम के लिए। अदर मीडियम का मतलब ये है कि वायु और वैक्यूम के अलावा यदि कोई और माध्यम हो, उस केस में क्या होता है, ठीक है। तो फॉर अदर मीडियम दो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K की वैल्यू होती है
इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। इट इज अपसाइलन ना, इसको अपसाइलन पढ़ना, अपसाइलन पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज अपसाइलन 0। अपसाइलन 0, एप्सिलॉन है क्या चीज, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। बेसिकली परमिटिविटी के बारे में एक नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आप यहाँ ये समझ लो कि परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ए मीडियम की एक परमिटिविटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, ओके। परमिटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो एयर में परमिटिविटी वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम्ब्स स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी इतनी वैल्यू होती है, ओके, परमिटिविटी का। तो ये तो देखो इसकी वैल्यू हो गई कि अगर वैक्यूम में हो या किसी केस में हो तो उस इतना वैल्यू इसका फोर्स का मिलेगा, ओके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ को इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। कूलम्ब्स लॉ इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ देगा कि कूलम्ब्स लॉ कौन सा लॉ है, तो इट इज ए इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है। इसका मीनिंग क्या है कि इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इतना के प्रोपोर्शनल है। तो देखो इनवर्स 1/r है, मतलब इनवर्स हो गया, प्रोपोर्शनलिटी या इनवर्स स्क्वायर, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करता है। अब देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या मीनिंग निकाल सकते हो। बेसिकली सपोज कर लो एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस ना नीट में और समटाइम आपके एकेडमिक एग्जाम में भी पूछा जाता है, CBSE और CG बोर्ड में। देखो Q1 और Q2 अगर ऐसे चार्जेस हैं, ठीक है, अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस को, सेपरेशन को R रखता हूं अभी, ओके, सेपरेशन कितना है, R है। अगर आप सोचो कि मैं अगर कभी ऐसा कर दूं, केस फर्स्ट व्हेन, एक केस जनरेट कर देता हूं, व्हेन R इज डबल, ठीक है, R को डबल कर देता हूं, 2R कर देता हूं, R को डबल कर देता हूं, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ डबल, तब न्यू फोर्स कितना होगा, F' इक्वल टू कितना होगा, ये आपको फाइंड करनी है। मैंने क्या किया है, अभी R इतना था, यदि मैंने इसके डिस्टेंस को डबल कर दिया, सपोज कर लो डबल कर दिया हूं, ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2, इनके बीच का डिस्टेंस ये कितना हो गया, 2R, ठीक है। आप थिंक करना, पहले केस में फोर्स F था, अब केस में फोर्स F' है, तो बताओ क्या होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है तो इसकी डिस्टेंस को डबल कर दो, मतलब 2 सेंटीमीटर कर दो, तो उस केस में इसकी जो फोर्सेस होंगे क्या वो चेंज होंगे या सेम रहेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थिंक, वीडियो को पुश करो और थिंक करो माइंड में क्या हो सकता है, ठीक है। आंसर बताता हूं मैं। देखो इस केस में समझने के लिए देखना, इसी फार्मूले से देखेंगे, F इक्वल टू 1/r के प्लेस में क्या रखोगे, 2R रखोगे, का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 जब 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स F इक्वल टू 1/4 1/r²। इतने का वैल्यू को ध्यान से देखो, फोर्स की वैल्यू है, तो क्या मिला, F इक्वल टू 1/4 F' देता हूं न्यू फोर्स को, तो F' इक्वल टू 1/4 F। मतलब क्या हुआ कि आपका जो न्यू फोर्स हुआ, व्हेन द लेंथ, इनके बीच का जो लेंथ है इसको डबल कर देते हो तो फोर्स है ना वो 4 टाइम डिक्रीज होता है। मतलब कितना बच जाएगा, 25% ओनली। यदि इनिशियल में आपको 100% फोर्स मिलता है तो व्हेन यू डबल द लेंथ बिटवीन देम, तो आपको फोर्स कितना मिलेगा, हाफ 25% मिलेगा ओनली, फोर्स कम हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक ये होता है ना कि कभी कभी आप ये सोच लेते हो कि सर लेंथ को डबल कर रहे हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, मतलब 25% मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना, इसको 50% नहीं मिलता, 25% मिलता है। केस सेकेंड अगर मैं बदलूं कि व्हेन, ठीक है, R इज हाफ, यदि R/2 कर देते हैं, ठीक है, जो न्यू डिस्टेंस है उसको R/2 कर देते हो, मतलब इसका डिस्टेंस का हाफ कर दिया। बताओ अब क्या होगा, Q1 और Q2, अगर हम R' को क्या कर देते हैं, R/2, पहले का हाफ कर दिया, ठीक है। इफ द डिस्टेंस आर हाफ्ड,
देन न्यू फोर्सेस क्या होगा। इस बार तो वीडियो को पुश करके जरूर थिंक करो कि यदि मैं डिस्टेंस को पहले इतना था उसको हाफ कर दिया तो क्या फोर्स डबल होगा। कौन सा फोर्स, उनके बीच का अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स ना। यदि लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होगा ये मैंने पूछा है, ठीक है। तो देखो अगर मैंने इस डिस्टेंस को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, ठीक है। इसको फार्मूले से थिंक करना, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एफ डैश आया 1/r² मतलब r/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/r²/4, ए ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/r², सो r 1/r², ठीक है। तो कितना हो गया 4, इसकी वैल्यू है f। सो न्यू फोर्स कितना मिला आपको, एफ डैश इक्वल टू 4f। कहने का मतलब ये है कि यदि आपने इनके बीच का डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो जो न्यू फोर्सेस है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इनके बीच का जो फोर्सेस लग रहे हैं ना जी, दो पॉइंट चार्जेस के बीच के, ये फोर्सेस ना उनके डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। यदि डिस्टेंस को आप डबल कर दो, हाफ कर दो, तो उस केस में उनके बीच का जो फोर्स लगने वाला है वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये 400 टाइम इंक्रीज हो गया ना, 4 गुना बढ़ गया इसके बीच का फोर्सेस, ओके। देन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर रखना इस चीज को। ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो इनवर्स हुआ। अब देखो एक चीज और है कि जब कूलम्ब्स लॉ गिवन हुआ है, ठीक है, अब कोई भी जो लॉ है वो दिया जाता है ना, तो उसकी वैल्यू मतलब कुछ कुछ पॉइंट पर वो वैलिड होता है और कुछ कुछ पॉइंट पर वैलिड नहीं होता है। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो 100% वैलिड हुए। कुछ कुछ लॉ हैं, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है तो अप्रोक्स 100% वैलिड है, ठीक है। तो ऐसे ही वैलिड ही है वो। तो उस प्रकार से कुछ इस लॉ का ना कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। मतलब ये है कि इस कंडीशन पे लॉ वैलिड है, इस कंडीशन पे लॉ वैलिड नहीं है। तो व्हाट इज द लिमिटेशन, मैं आपको बताता हूं कि लिमिटेशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज द लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ? फर्स्ट, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है, नॉट फॉर सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज, ठीक है। वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, ठीक है, सरफेस चार्ज के लिए नहीं होता है। पॉइंट चार्ज क्या है जी, देखना, अगर ये चार्ज है, पॉइंट है, इसका अगर रेडियस 0 हो तब इसको आप रिफर करोगे कि दिस इज द पॉइंट चार्ज, ठीक है। वैसे बेसिकली पॉइंट चार्ज की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती है। पता कैसे कि कोई भी चीज़ है ना, अगर मान लो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी चीज़ है उसको आप बहुत डिस्टेंस से देखते हो ना, तो कोई बड़ा चीज़ भी छोटा दिखेगा आपको, ठीक है। तो उस कंडीशन में उसकी डेफिनेशन बेसिकली चेंज हो जाता है, हमको लुकिंग वाइज ऑब्जर्व करते हैं तब। लेकिन मैथमेटिकली ये मीनिंग है कि यदि रेडियस 0 है तो उसको क्या बोलोगे, पॉइंट चार्ज बोलोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, नॉट फॉर सरफेस चार्ज। मतलब यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, इसी प्रकार से यदि किसी सरफेस पे हो, ठीक है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग द सरफेस, यदि सरफेस के अलोंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, और इस केस में अगर आप स्टडी करना चाहते हो कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना है, तो इस केस में कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा, इस केस में वैलिड होगा, ठीक है। मतलब दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उनकी केस में वैलिड है, दो सरफेस चार्जेस हैं, व्हाट एवर द शेप ऑफ द चार्ज, शेप इसके चार्ज का, सरफेस का कोई डिपेंड नहीं करता है, तो इस केस में वैलिड नहीं होगा। अब बातें आती हैं कि इस केस में वैलिड क्या होगा, तो इस केस में आगे पढ़ूंगा मैं, गॉस लॉ पढ़ेंगे, तो गॉस लॉ आर वैलिड इन दिस केस, उस केस में हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ये लॉ वैलिड कब होगा, कब, व्हेन बोथ चार्ज एट रेस्ट। यदि चार्ज बोथ क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, तो ही ये लॉ वैलिड है। जैसे ये Q1 लिया, Q2 लिया, यदि ये दोनों के दोनों चार्ज रेस्ट में हैं तो ये लॉ वैलिड है। यदि बोथ चार्ज एट ए रेस्ट कंडीशन पे हैं तो वैलिड है। अब सोच के देखो ना,
ये चार्ज डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों के दोनों ऐसे ऐसे हिलते हो, ठीक है, तो कभी इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है, कभी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल लेंथ हो गया ना, इस केस में नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे बोथ पॉइंट आर एट मूविंग कंडीशंस, इन दिस केस यू कैन नॉट फाइंड फोर्सेस बिटवीन देम विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। एक कंडीशंस में आपको बताता हूं, एक कंडीशंस पे होल्ड होता है, ठीक है। कब? अगर मान लो कि एक फर्स्ट वाला रेस्ट पे है, सेकेंड चार्ज मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, फर्स्ट इज एट ए रेस्ट कंडीशन, सेकेंड चार्ज एट अ मोशन कंडीशन, देन दिस लॉ आर वैलिड। ये कंडीशंस ए लॉ वैलिड होगा, ठीक है। तो देखो यदि दोनों को दोनों रेस्ट पे हैं तो वैलिड है, दोनों को दोनों अगर मोशन पे आ जाए तो वैलिड नहीं है, और एक रेस्ट और एक मोशन पे है तो वैलिड होगा। तो ये केस है इस केस में। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये कब वैलिड होगा, व्हेन द देखो थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस, दिस लॉ इज वैलिड व्हेन distance between them, sorry, this law is not valid when distance between them is less than 10 to power minus 15 मीटर, ठीक है। यदि कभी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस Q1 और Q2, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 5 मीटर को 1 फर्मी बोलते हैं, 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, यदि कभी भी ना लेंथ बिटवीन देम इससे कम हो जाए, ठीक है, इस केस में आपको कूलम्ब्स लॉ के थ्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन यू कैन नॉट फाइंड। अब क्वेश्चन ये आता है कि यदि डिस्टेंस इनके बिटवीन का बहुत कम कर देते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन किसके थ्रू फाइंड करोगे, क्यों नहीं कर सकते हो? तो इसके बीच में देखो यहाँ वैलिड नहीं होता है, इस केस में नॉट वैलिड है। क्यों? क्योंकि इस केस में एक न्यू फोर्स वर्क करता है, दैट इज ए न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि ये क्या हो गया, काफी पास आ गए जी। जो देखो जब दो पार्टिकल है ना, पॉइंट लाइक पार्टिकल्स हैं, इनको अगर आप बहुत पास रखते हो ना, तो जब इनके डिस्टेंस को आपने 10 टू पावर माइनस 15 मीटर तक कर दिया, उससे भी कम कर दिया, तो इतने पास आ जाएंगे कि एक का न्यूक्लियस दूसरे पे इफेक्ट करेगा, दूसरे का न्यूक्लियस फर्स्ट पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। इस केस में तो न्यूक्लियस इफेक्ट करने लगता है, तो इस केस में आप ना कूलम्ब्स लॉ के थ्रू फोर्स फाइंड नहीं कर सकते हो, ये न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करने लगेगा। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस केस पे होल्ड होगा और इस केस पे होल्ड नहीं होगा। तो बेसिकली अगर कूलम्ब्स लॉ को शॉर्ट में बोलूं तो इट इज द लॉ फॉर फाइंडिंग द फोर्सेस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अगर दो के दो पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा वो फाइंड करने के लिए यूज करोगे। हाँ, फोर्स या तो प्रतिकर्षण हो सकता है या तो आकर्षण हो सकता है, इट इज डजंट मैटर ना। अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फाइंड करने के लिए कूलम्ब्स लॉ स्टडी करते हैं। ओके, तो ये पूरा कूलम्ब्स लॉ का बेसिक लेक्चर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ का कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो नीट IIT अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपके एकेडमिक एग्जाम में NCERT के कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो ये है, इस लॉ है, इसको डीपली स्टडी करना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, देन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, उनका भी यूज हो सबके लिए, बिकॉज मैंने अपनी स्टडी में से कुछ टाइम आपके लिए दिए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आता है तो आप शेयर करो ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिले, ठीक है। एक चीज़ जैसे जाते जाते मैं बोलता हूँ, लॉकडाउन का टाइम है तो आप ये मत सोचो कि इस टाइम में आपको रेस्ट करनी है, नहीं, आपको ना समथिंग स्टडी भी करनी है, समथिंग रेस्ट भी करनी है, बिकॉज आज नहीं कल लॉकडाउन समाप्त हो ही जाएगा, तो आपका स्टडी तो रिन्यूअल हो ही जाना है, स्टार्ट हो ही जाना है, तो आपको कंटिन्यू स्टडी को रखो। ओके, वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, मतलब ये कुछ अच्छी बात है, मैंने पढ़ा था, ठीक है। ईश्वर ना, गॉड ना किसी को फालतू का नहीं बनाता, ठीक है। हर किसी में कुछ ना कुछ खास क्वालिटी होती है, ठीक है। लाइक अ डायमंड, अपन अगर हम देखें तो डायमंड को देखते हो ना, डायमंड जितना अधिक जो उसको तराशोगे उतना अधिक उसमें चमक आती है, ठीक है। लाइक हमारे नेचर, हमारी लाइफ भी वैसे ही है, जितना अधिक आप उसमें मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज जितना कम मेहनत करोगे आप कोयले के जैसे दिखोगे, जितना अधिक मेहनत करोगे आप डायमंड के जैसे दिखोगे। तो चूज, डिसाइड
यू, बिकॉज आपकी लाइफ आपको डिसाइड करनी है कि यू वांट टू बिकम अ डायमंड, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड बिकम अ डायमंड, ओके। तो हार्ड वर्क करो एंड वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, ओके। थैंक यू, बाय बाय।